हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राकेश में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आपके लिए क्लास 10th के साइंस का फिजिक्स के चैप्टर प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन लेके आए हैं। दोस्तों, हम लोग बहुत से साइंस पढ़े होंगे, लेकिन आज हम सबसे अलग साइंस पढ़ेंगे, फिगर के माध्यम से साइंस पढ़ेंगे। दोस्तों, परिभाषा तो सभी आपको पढ़ाते होंगे, परिभाषा कितना रटा जाए, रटे रटाया काम अच्छा नहीं होता। आज हम आपको फिगर दिखाएंगे, फिगर के माध्यम से आपको हम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, जो पहला प्रकाश हम जानते हैं, प्रकाश है क्या जानना चाहते हैं तो प्रकाश कुछ नहीं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक, ये कहा गया है। उससे दूसरा पॉइंट जो कहा गया, सभी प्रकाश स्रोत एक प्रकार की विकिरण उत्सर्जित करते हैं जो वस्तुओं पर पड़ता है और परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आता है, जिससे वस्तु हमें दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये परिभाषा है। हम इस परिभाषा को फिगर के माध्यम से देखते हैं ताकि आप अच्छे ढंग से इस परिभाषा को समझ सकें। यदि हमें फिगर एक बार समझ में आ जाएगा तो हम परिभाषा को अपने भाषा में आराम से बना सकते हैं। तो देखिए, कहा गया है कि सभी प्रकाश स्रोत विकिरण उत्सर्जित करते हैं। माना ये हमारा प्रकाश स्रोत सूर्य जी हैं, सूर्य हैं, और ये हमारी कोई वस्तु है, और यहाँ से हम देखने वाला कोई व्यक्ति है, उसकी आंखें हैं। ये भाई कल आप ना जाइए, हमें फिगर बनाना नहीं आता अच्छे से। तो ये यहाँ से विकिरण निकल के आई वस्तु पर, वस्तु से परावर्तित होकर मनुष्य की आंखों तक पहुँचती है। मनुष्य की आंखों में जो विकिरण पहुँचती है, इसका डायरेक्ट रेटिना पहुँचती है। रेटिना पर जो फिगर बनता है उल्टा बनता है और वस्तु दिखाई देती है। यानी कहा गया है कि प्रकाश सभी स्रोत विकिरण उत्सर्जित करते हैं, सभी स्रोत विकिरण उत्सर्जित करते हैं। विकिरण हमेशा हाथों चारों तरफ होगा। तो ये उत्सर्जन जो है वस्तु पर पड़ती है और वस्तु से पड़ने के बाद यह परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आती है, जिससे वस्तु हमें दिखाई देना शुरू कर देती है। ये था पहले पॉइंट का पहला फिगर। अब देखते हैं दोस्तों, इसका दूसरा पॉइंट जो कहा गया है प्रकाश में, उसको हम देखते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यदि हम दो व्यक्ति स्पेस में यानी अंतरिक्ष में गए तो वहाँ जो होता है कोई माध्यम नहीं होता है, अर्थात वहाँ माध्यम नहीं है। तो वहाँ अगर दोनों व्यक्ति बात करेंगे तो दोनों व्यक्ति की आवाज़ एक दूसरे के पास नहीं पहुँचेगी, क्योंकि साउंड को जो चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ माध्यम नहीं है। अब क्या करेंगे, यदि दोनों व्यक्ति टार्च लिए हैं, एक दूसरे के ऊपर टार्च जलाएंगे तो उनको दिखाई देगा। अर्थात वहाँ देखिए माध्यम नहीं है, फिर भी हमें प्रकाश की वजह से एक दूसरे व्यक्ति को देख सकते हैं। इसी से कहते हैं प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये दूसरा पॉइंट था। ठीक दोस्तों, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है वो ये है। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। इसको कैसे देखते हैं, देखिए, माना हम ये माध्यम हमारा है सघन माध्यम। ठीक, ये क्या माध्यम है, विरल माध्यम। विरल माध्यम, ये माध्यम सघन है हमारा। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल हमारी जो कम रहेगी, प्रकाश की चाल यहाँ कम रहेगी, और जैसे ही विरल माध्यम में प्रवेश करेगी वहाँ प्रकाश की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी। यहाँ हमारी प्रकाश की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यही कहा गया दोस्तों कि जो माध्यम में प्रकाश की चाल होती है माध्यम पर निर्भर करती है। यदि माध्यम सघन है तो वहाँ प्रकाश की चाल कम हो जाती है, और विरल माध्यम है तो वहाँ प्रकाश की चाल अधिक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो वो ये है दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। अर्थात जो प्रकाश की गति है वो हमेशा सीधी रेखा में होता है। तो आप देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, आप कभी प्रकाश को इस मोशन में चलते हुए नहीं देखे होंगे। प्रकाश हमेशा जब चलता है, इस मोशन में आप नहीं देखे होंगे। प्रकाश जब कभी भी चलता है तो मानिए ये प्रकाश स्रोत हमारा है, यहाँ जो प्रकाश निकलेगी किसी वस्तु पर यदि पड़ रही है तो वो सीधी रेखा में पड़ेगी। उसके बाद वस्तु से टकरा कर वो फिर से अपने ही माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये देखिए, प्रकाश सीधी आई और सीधी गई। यही कहा गया है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। अब दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जो हमारे चैप्टर का नाम है। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन पे आते हैं, देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। एक फिगर के माध्यम से हम इसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं। तो पहले हम प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा देख लेते हैं, फिर फिगर बना के आपको दिखाते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा फिगर बनने से। दोस्तों, जो परिभाषा बोला है
कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है तो ऐसे घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परिभाषा तो आपको सभी बताते हैं, इसको हम देखते हैं फिगर के माध्यम से कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। ये देखिए फिर से एक बार हमसे सूर्य भगवान को हम लोग लेते हैं, हम लोग सूर्य भगवान जी हैं, तो ये इनसे जो है किरण रेडिएशन भी जो होता है रेडिएशन निकलता है, अर्थात जो किरण निकलती हैं किसी वस्तु पे पड़ती हैं। ये इस बार हम मान लीजिए ये हमारा टेबल है, टेबल पर वस्तु पर इनका रेडिएशन यानी किरण पड़ा, विकिरण पड़ा, और ये वस्तु जो है किसी देखने वाले व्यक्ति के पास पहुंचा, रेडिएशन इनके आंख पर रिफ्लेक्ट होकर पहुंचा, रेटिना पर इनकी प्रतिबिंब जो बनेगी उल्टा बनेगी। जो हम बार बार आपको बता रहे हैं रेटिना, ये अगले चैप्टर में हम बताएंगे कि आंख पर रेटिना का प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसको कॉन्सेप्ट अभी नहीं देखते हम लोग। इतना जानते हैं कि जो रेडिएशन विकिरण निकलती है वस्तु पर आकर टकराकर हमारी आंखों तक आती है, और आंखों पर जो इसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना में उल्टा बनता है और वस्तु में दिखाई देती है। तो जब प्रकाश किसी वस्तु, प्रकाश का किरण जो है वस्तु पर टकराई, ये देखिए प्रकाश की किरण जो है वस्तु से टकराई, ये वस्तु से टकराई और उसी माध्यम देखिए माध्यम हमारा वही है, उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमारा परिभाषा है। इसमें एक पॉइंट निकल के आता है दोस्तों, वो पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आया है कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है वस्तु के चिकनेपन पर निर्भर करता है, अर्थात जो वस्तु है उसकी सतह जितना ज़्यादा चिकना होगा परावर्तन प्रकाश का उतना अधिक होगा। क्या, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप देखते होंगे दर्पण है, दर्पण पर यदि प्रकाश स्रोत पड़ता है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है। वही चीज़ यहाँ कहा गया है, प्रकाश का परावर्तन वस्तु के चिकनेपन पर निर्भर करता है। तो जो चिकनापन है, चिकना प्रोपोर्शनल टू प्रकाश का परावर्तन। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जितना चिकना बढ़ेगा उतना प्रकाश का परावर्तन बढ़ेगा, यही कहते हैं चिकना प्रोपोर्शनल टू प्रकाश का परावर्तन। अब दोस्तों हम यहाँ तक आ गए हैं तो देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, उसको हम देखते हैं। दोस्तों परावर्तन के नियम जो है, दो नियम है। पहला नियम जो है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम जो आपका है आपतन कोण व परावर्तन कोण, आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। ये दो नियम हैं परावर्तन के। हम इनको फिगर के माध्यम से देखते हैं कि ये परिभाषा में क्या कहा गया है। देखिए दोस्तों हम फिगर बनाते हैं, फिगर ड्रा करते हैं। ये हम माने ये हमारा समतल है, कोई समतल है, तो इस पर जो दोस्तों आने वाली किरण है, ये रही आने वाली किरण। आप जानते हैं किसी वस्तु से टकराकर वो किरण फिर से परावर्तित हो जाती है, तो ये आई और ये परावर्तित हो गई, ठीक। अभी इसका जो इस पर अभिलंब हमारी है नॉर्मल, वो ये रही। जो यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बी नाम रखते हैं, बी यानी आपतन बिंदु, ठीक दोस्तों, बी यानी आपतन बिंदु। अब ये जो किरण है इस किरण को हम नाम देते हैं ए यानी आपतित किरण। क्या है ये, आपतित किरण, ठीक। ये है आपतित किरण। इस पॉइंट को हम नॉर्मल नाम देते हैं, नॉर्मल यानी अभिलंब, ठीक। ये हमारा क्या है, अभिलंब है, जिससे एन से व्यक्त करते हैं। अब इस पॉइंट को हम देते हैं नाम सी। इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक दोस्तों, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। अब इसके बाद देखिए जो पहला पॉइंट कहा गया है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर, आपतित किरण ये हुआ आपतन बिंदु पर, ठीक। अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये देखिए अभिलंब भी यहीं मिल रहा है और ये परावर्तित किरण भी यहीं मिल रहा है। यही कहा गया है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो होता है आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। तो दोस्तों कुछ और नहीं, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो बनता है एंगल, उसी को कहते हैं आपतन कोण, ठीक दोस्तों। और जो परावर्तन कोण होता है वो अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला एंगल जो होता है वो परावर्तन कोण होता है। ये रहा कोण दोस्तों, यही चीज कहा गया है आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। जो एंगल इनके मध्य होगा वही एंगल इनके मध्य होगा। ये दूसरा पॉइंट कहा गया है दोस्तों। तो हम अब एक एक की परिभाषा लिखते हैं कि आपतित किरण क्या है, अभिलंब क्या है,
परावर्तन कोण क्या है, आपतन कोण क्या है, आपतन बिंदु क्या क्या है, उसके बाद परावर्तित किरण क्या है, एक एक की परिभाषा लिखते हैं फिर देखते हैं। दोस्तों इसको हम एक बार पहले देख लेते हैं। ए बराबर हमारी आपतित किरण है, बी बराबर आपतन बिंदु है, सी बराबर परावर्तित किरण है और एन बराबर अभिलंब है। ये चारों पॉइंट हम देखते हैं फिर चारों की परिभाषा आपको बताते हैं। दोस्तों चारों को परिभाषा हम लिख के लाए हैं आपके लिए, इनको समझा देते हैं। यदि हम वीडियो चालू रहते लिखते तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता। तो देखते हैं आपतित किरण। आपतित किरण जैसे हम फिगर में आपको दिखा चुके थे कि किरण आ रही थी और तल से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो किरण आ रही थी तल से टकरा रही थी उसी को हम क्या कहे थे, आपतित किरण। उसके बाद परावर्तित किरण जो होता है तल से टकरा के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब क्या था कि उस तल पर जो था लंबवत आपतन बिंदु पर जो किरण आई थी उसी को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर जो आई थी उसी को हम कहते हैं अभिलंब। उसके बाद परावर्तन कोण जो था, अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बना था उसको हम परावर्तन कोण कह रहे थे। आपतन कोण जो था अभिलंब व आपतित किरण के मध्य बना था एंगल, उसी को हम क्या कह रहे थे, आपतन कोण। एक बार दिखा देते हैं फिगर फिर से यहाँ बना के, हम डायरेक्ट फिगर बनाएंगे चार्ट में। ये देखिए ये क्या था हमारा नॉर्मल यानी अभिलंब, ये था ए आपतित किरण, ये क्या था सी था और ये बी था। तो आप देखिए आपतित किरण, ये देखिए तल है हमारी, कहा गया है तल से टकराने वाली किरण को आपतित, तल से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहें। और फिर तल से टकरा के जाने वाली किरण को, तल से टकरा के जाने वाली किरण, तल से टकराने के जाने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक, अभिलंब जो है वो तल के लंबवत टकराती है, तल के लंबवत, लंबवत यानी 90 अंश पर, तल के 90 अंश पर टकराती है, पर टकराई, इसे हम अभिलंब कहते हैं। और परावर्तन कोण जो होता है, परावर्तन कोण अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य जो कोण होता है उसी को हम कहते हैं परावर्तन कोण। ये क्या है हमारा, परावर्तन कोण है। और जो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो है उसको हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। इस फिगर को हम पीछे बता चुके हैं, यहाँ फिर से आप परिभाषा सामने आया इसलिए हमको परिभाषा समझाने के लिए इस फिगर को बनाना पड़ा। तो अब दोस्तों ये था हमारा परावर्तन के नियम। अब इसके बाद जो आपके चैप्टर में है, सब्जेक्ट में, बुक में है, वो है गोली दर्पण। तो हम इसके बाद हम गोली दर्पण बताते हैं। इसके गोली दर्पण बताने के बाद दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है वो बताएंगे। उसके जस्ट बाद हम आपको बताएंगे परावर्तन के बाद अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो अभी हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम को ब्रेक करते हैं आपके बुक के अनुसार। पहले हम गोली दर्पण को समझते हैं, गोली दर्पण होता क्या है, फिर आपको हम गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब पूरे न्यूमेरिकल और पूरी फिगर कैसे बनता है गोली दर्पण से प्रतिबिंब सब कुछ बताएंगे। उसके बाद आपको हम प्रकाश के अपवर्तन का जानकारी देंगे। दोस्तों गोली दर्पण क्या होता है, गोली पृष्ठ के कटे भाग को गोली दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए गोली, कोई खोखला गोली पृष्ठ है, इसको हम दो भाग में काट देते हैं तो इसका जो फिगर बनेगा दो भाग में कटने के बाद एक ऐसे बनेगा और दूसरा जो फिगर बनेगा दोस्तों वो हमारा जो होगा इस प्रकार से बनेगा। ठीक, तो हम देखते हैं गोली दर्पण में, गोली दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। पहला जो दर्पण है वो है अवतल दर्पण एंड सेकेंड वन इज उत्तल दर्पण। ठीक दोस्तों, तो हम पहले देखते हैं अवतल दर्पण को हम कैसे पहचानेंगे उसको देखते हैं। अवतल दर्पण की पहचान करने के लिए हमको जो है उसका फिगर ड्रा करना होगा और पहचानेंगे। दोस्तों जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के बाहरी सतह पर कलई किया जाता है, अवतल दर्पण के बाहरी सतह पर कलई किया जाता है। तो और जो उत्तल दर्पण है उसके भीतरी सतह पर कलई किया जाता है। तो हम देखते हैं जब अवतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण आती है वो दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर मुख्य अक्ष को काटती हुई चली जाती है। ये हमारा मुख्य अक्ष है। अभी इसको हम पूर्ण रूप से परिभाषित करेंगे, मुख्य अक्ष क्या है, फोकस क्या है, सब कुछ परिभाषित करेंगे। तो ये दोस्तों ये क्या है, अवतल दर्पण। और ये क्या है, जब इस पर हम जो किरण आएगी वो तल से टकराएगी या दर्पण से टकराएगी, फिर ये वापस जाएगी नहीं, जाती हुई प्रतीत करेगी। ये ऐसे चली जाएगी रिफ्लेक्ट होकर। ठीक, उसके बाद ये जाती हुई प्रतीत होगी। यहाँ हमारा फोकस बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी फोकस बनेगा। इसको हम अभी आगे अच्छे ढंग से समझते हैं। पहले देख लेते हैं उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान कैसे है। ये हमारा उत्तल दर्पण है।
उत्तल दर्पण में जो होता है कलई क्या किया जाता है भीतरी सतह पर, अब अवतल दर्पण में कलई किया जाता है बाहरी सतह पर। बस ये पहचान है। तो अब हम गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं, फिर उसके बाद एक एक टर्म्स को हम क्लियर करेंगे फिगर के माध्यम से, और फिगर बनाते हुए देखेंगे कैसे हमारा दोस्तों जो परिभाषा है गोली दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उसमें पहला है दर्पण ध्रुव। दर्पण ध्रुव को हम फिगर के माध्यम से देखते हैं क्या होता है, फिर आपको हम बताते हैं अगला परिभाषा। तो दोस्तों दर्पण ध्रुव कुछ और नहीं, जो दर्पण होता है, ये दर्पण हुआ हमारा, ठीक, ये दर्पण हुआ गोली दर्पण के परावर्तक, यानी परावर्तक तल यही है, इसके मध्य जो बिंदु होती है, इसके मध्य जो बिंदु होती है इसी को हम क्या कहते हैं दर्पण ध्रुव यानी पी कहते हैं। तो इसको हम ऐसे डॉट करके इस पॉइंट को हम पी मान लिए, यही हमारा क्या है दर्पण ध्रुव है। परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, गोली दर्पण दोस्तों परिभाषा ये है कि गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य पॉइंट यानी मध्य बिंदु को दर्पण ध्रुव कहते हैं। तो नेक्स्ट परिभाषा जो हमारा आता है, नेक्स्ट जो है वो हमारा हेडिंग है वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। दोस्तों वक्रता केंद्र है क्या, इसको देखते हैं पहले। वक्रता केंद्र की परिभाषा जो होती है, कोई गोली दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, जो खोखले गोले का केंद्र होगा वही उसका वक्रता केंद्र होगा। यानी यह दर्पण जो रहा होगा कुछ इस प्रकार को गोला रहा होगा, इसका एक केंद्र रहा होगा, यही तो कहा गया खोखले गोले का केंद्र जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र इसका भी होगा, कटा हुआ भाग है तो इसका भी वक्रता केंद्र रहा होगा, इसको हम सी से व्यक्त किए हैं। ये दूरी जो है, ये जो है वक्रता केंद्र होता है। तो इसको परिभाषा हम लिखते हैं, किसी गोली दर्पण का, दोस्तों गोली दर्पण जिस खोखले भाग का होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये देखिए गोली दर्पण था, इसका केंद्र था, ये केंद्र था, उसका कटा हुआ भाग है गोली दर्पण का, उसका केंद्र है, इसी को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा दोस्तों आता है वक्रता त्रिज्या आता है। दोस्तों वक्रता त्रिज्या की जो परिभाषा है, गोली दर्पण की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। अर्थात समझ रहे हैं, इस दर्पण का, ये दर्पण का पूरा क्या है व्यास है। अब ये इसके इधर का जो पॉइंट है त्रिज्या है, तो आप ध्यान दें यहाँ पॉइंट सी था तो ये सी हो गया, इसका पूरा अगर इधर भी देखेंगे तो व्यास रहा होगा, तो यहाँ इसका यहाँ से यहाँ तक क्या होगा त्रिज्या होगा। अर्थात ये दूरी जो है, ये दूरी दर्पण का त्रिज्या है, इसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, इसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा आता है वो ये है कि मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष को हम जानना चाहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है दोस्तों मुख्य अक्ष जो होता है, दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, दर्पण का ध्रुव आपका ये P है, दर्पण के ध्रुव, और वक्रता केंद्र आपका क्या है C है। इसको मिलाने वाली रेखा जो ये रेखा है, इसी को हम क्या कहे हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। यही कहा गया, आप इस फिगर में देख लीजिए, यही मुख्य अक्ष है हमारा। अब नेक्स्ट हेडिंग जो आता है दोस्तों उसको देखते हैं। दोस्तों जो फोकस की परिभाषा है वो ये है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण जब दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसको हम बिंदु को फोकस कहते हैं। इसको देखते हैं फिगर के माध्यम से, कैसे देखेंगे हम। ये हमारा दर्पण है, आपको पता चल गया था कि दर्पण ध्रुव यहाँ मुख्य अक्ष और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण के मुख्य अक्ष कहते हैं। तो वक्रता केंद्र हमारी ये C है, इसको दर्पण का मुख्य अक्ष है। तो कहे हैं गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर पैरेलल में आने वाली रेखा जब दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को जहाँ काटेगी, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, यहाँ मुख्य अक्ष काटी, तो यही जो हमारा होगा फोकस होगा, यही जो हमारा होगा वो फोकस होगा। ठीक, ये तो क्या अवतल दर्पण का रूल है, अवतल दर्पण। ठीक, और जो दूसरा पॉइंट कहा गया या काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है,
वो जो फॉलो होता है उत्तल दर्पण के लिए प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आपका जो है तो आभासी बनता है। अभी हम आपको सब बताएंगे आगे। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आई और दर्पण से रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये इधर हमें आभास करती है कि यहाँ मुख्य अक्ष को काट रही है, ये हमारी आभासी है, ठीक, ये हमारी फोकस हुई। तो फोकस की परिभाषा ये हो गया दोस्तों। अब लास्ट पॉइंट जो है फोकस दूरी है। फोकस दूरी क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं। फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी दोस्तों कुछ और नहीं है, गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों फोकस दूरी को? फोकस दूरी जो होता है दोस्तों, गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी जो होती है यही फोकस दूरी होती है। अर्थात यही है जो हमारी आर है, एफ है, सॉरी स्मॉल एफ है, ठीक, ये स्मॉल एफ है हमारी। तो परिभाषा जो होती है दोस्तों, वो परिभाषा ये है कि गोली दर्पण दोस्तों, ये परिभाषा रहा फोकस दूरी की। गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी, ये जो फोकस दूरी है इसकी जो दूरी है इसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल एफ से व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? यदि वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और लाइक करने से क्या होता है कि हमारे अंदर प्रोत्साहन बढ़ता है। हम अगला वीडियो और अच्छे से ऊर्जा के साथ और अच्छे से बनाएंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और यदि मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो हम फिजिक्स में, तो दोस्तों ये मेरा आज का पहला वीडियो था फिजिक्स पर। हम अपना अगला वीडियो बनाएंगे, वो बनाएंगे आपके अवतल दर्पण के बनने वाले प्रतिबिंब पर बनाना है। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको बनाएंगे हम। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करें।